Hello, I am Amit sir and welcome to Abbott Knowledge Room. Today our topic is how the US dollar became the world's reserve currency. जब मैं ये कह रहा हूँ कि how the US dollar became the world's reserve currency, इसका ये मतलब ये है कि वर्ल्ड में इतने सारे करेंसीज हैं. वर्ल्ड में डॉलर है, पाउंड है, रियाल है, दिनार है, रुपीज़ है. डॉलर की ही धूम क्यों है? मैं सब कोई डॉलर ही क्यों चाहते हैं? एवरी कंट्री, सपोज को इसको मैं इस तरह से आपको बताऊं कि अगर इंडिया ईरान से, इराक से, सऊदी से ऑयल ख़रीदता है तो वो इंडियन रुपीज़ की जगह डॉलर बोलते हैं. अमेरिकन डॉलर चाहिए हमें, हम इंडियन रुपीज़ में आपको तेल नहीं देंगे. ये आपको इस तरह से समझ सकते हैं. बांग्लादेश और नेपाल अगर चावल का डील कर रहे हैं, आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश से नेपाल चावल खरीद रहा है, तो बांग्लादेश बोलता है मुझे नेपाली रुपीज़ नहीं चाहिए, मुझे आप डॉलर दो. मिस कहीं भी वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है वो डॉलर में ही हो रहा है. तो डॉलर की इतनी धूम क्यों है? और रिजर्व करेंसी, वर्ल्ड रिजर्व करेंसी का मतलब कि आईएमएफ का एक रिपोर्ट है. आईएमएफ इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. आईएमएफ का एक रिपोर्ट है कि वर्ल्ड के सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का 59% डॉलर ही है. 59%. कहने का मतलब ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है कि किसी भी कंट्री के पास अपना एक फॉरेन एक्सचेंज का बास्केट होता है. फॉरेन एक्सचेंज का बास्केट कहने का मतलब है कि उसमें कई करेंसीज होते हैं. तो उसमें जो सबसे डोमिनेंट करेंसी होता है वो डॉलर ही क्यों होता है? आईएमएफ ने कहा कि 59% तक वर्ल्ड के एफईआर का डॉलर है. एफईआर में समझ रहे आप? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. तो सपोज कर लो इंडिया का एफईआर अगर 100 करोड़ है तो 100 करोड़ में 59 करोड़ क्या है? यूएस डॉलर. डॉलर मीन्स मैं हमेशा यूएस डॉलर से बोल रहा हूँ. ऑस्ट्रेलिया का भी डॉलर होता है, कनाडा का भी डॉलर होता है, लेकिन मेरा यहाँ डॉलर करने से मतलब है यूएस डॉलर. तो इतना डोमिनेंट करेंसी ये कैसे बन गया? तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे पास्ट में जा करके. कहते हैं कि ऐसे तो डॉलर बहुत पुराना करेंसी, बट पहला जो डॉलर यूएस में प्रिंट हुआ था वो 1914 में प्रिंट हुआ था. फर्स्ट डॉलर प्रिंटेड. और देखिए ये जब प्रिंट हुआ था 1914 में, ये वही दौर था जब यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था. अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोप में चल रहा था तो कभी भी जब वॉर होता है तो रिसोर्स क्रंच होता है, तो वो डिपेंड हो जाते हैं दूसरे कंट्री से के ऊपर. तो ये पूरा का पूरा यूरोप उस समय डिपेंड था यूएसए के ऊपर. वो यूएसए से वेपन्स खरीद रहे थे, वो यूएसए से अदर मटेरियल्स खरीद रहे थे. इन रिटर्न यूएस को वो क्या दे रहे थे? गोल्ड दे रहे थे. तो यूएस के पास अपना ही गोल्ड बहुत ज़्यादा था और इन कंट्रीज ने उसमें भर भर के गोल्ड यूएस को दिया इन ल्यू ऑफ वेपन्स एंड अदर मटेरियल्स दैट यूएसए एक्सपोर्टेड टू देम. इसके यूएस के पास गोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया. यूएस के पास गोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया और डॉलर का जो पूरा का पूरा बैकअप था वो क्या था? गोल्ड का था. तो लोगों का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी डॉलर पे, मतलब डॉलर की रेपुटेशन बहुत बढ़ गई, क्योंकि पता था सबको कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, जैसे अपने यहाँ आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो अमेरिका में फेडरल रिजर्व है. तो फेडरल रिजर्व के पास गोल्ड बहुत है और डॉलर जो है ये पूरा का पूरा गोल्ड से बैकअप है इसका. तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी करेंसी कल के डेट में अगर डॉलर यूएस को देता है तो यूएस उसको उतने का गोल्ड वापस कर देगी. और ये बीच में यूरोप के कंट्रीज क्या होते जा रहे थे? ये धीरे धीरे कंगाल होते जा रहे थे. ये इतने कंगाल हो गए कि इनके पास गोल्ड बचा नहीं. अब जब ये नई करेंसी छापेंगे, तो अभी तक तो ये करेंसी छाप रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड. अगर आप गोल्ड के बेसिस पर करेंसी छापते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास गोल्ड कम हो जाए और करेंसी छापनी है तो तब प्रॉब्लम होती है. तो उन्होंने गोल्ड को छोड़ करके एक नया तरीका अपना लिया कि अभी तक जो वो पैक कर रहे थे गोल्ड से, अब वो डॉलर से इसको बैक करने लगे. समझ में आ रही बात आपको? तो इससे डॉलर की वैल्यू और बढ़ी और डॉलर का सर्कुलेशन भी और बढ़ा. तो वर्ल्ड के सारे कंट्रीज धीरे धीरे यही करने लगे जिनके पास भी गोल्ड कम हो रहा था. यहां तक कि ब्रिटेन जो इतनी बड़ी इकोनॉमी थी, ब्रिटेन भी 1931 आते आते डॉलर पे डिपेंड हो गई. और इसी बीच में आपको पता है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया. सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर से वही हुआ. अमेरिका वॉर में नहीं था, यूरोप फिर से, यूरोप के सारे कंट्रीज वॉर में थे. अमेरिका फिर से उनको वेपन सप्लाई कर रहा था, अमेरिका फिर से उनको अदर मटेरियल सप्लाई कर रहा था. अमेरिका के पास फिर से गोल्ड आते गए, यहां तक कि मतलब अमेरिका के पास इतना गोल्ड हो गया, पूरे फेडरल रिजर्व के पास इतना गोल्ड है कि वर्ल्ड में किसी के पास इतना गोल्ड नहीं है. तो डॉलर और पॉपुलर होता चला गया और वो और कंगाल होते चल गए. मीन्स जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कंगाल हुए थे, सेकेंड वर्ल्ड आते आते तो पूरे कंगाल हो गए. और अब क्या हो गया कि अब एक्सचेंज रेट की प्रॉब्लम हो गई. किस चीज की प्रॉब्लम हो गई? एक्सचेंज रेट. ये एक्सचेंज रेट क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं.
पहले क्या होता था कि कोई भी कंट्री करेंसी अगर प्रिंट करती थी तो ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड करती थी। जितना मान लो 100 करोड़ का करेंसी प्रिंट कर रही थी, 100 करोड़ का गोल्ड रख देती थी। 200 करोड़ का करेंसी प्रिंट कर रही थी तो 200 करोड़ का गोल्ड अपने फेडरल रिजर्व में, मीन्स अपने सेंट्रल बैंक में रख देती थी। लेकिन अब इनके पास गोल्ड तो था ही नहीं, तब ये क्या करेंगे? तो ये सबने अमेरिका की तरफ मुंह देखा। अमेरिका ने उन सबको बुलाया और वर्ल्ड के 44 कंट्रीज कहां मिले? ब्रेटन वुड्स में मिले। ब्रेटन वुड्स में किस लिए मिले? इसी फॉरेन एक्सचेंज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उनके पास अब गोल्ड बचा नहीं था, तो अपने फॉरेन एक्सचेंज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने अमेरिका की तरफ देखा। तो अमेरिका ने फिर उनको वही कहा कि आप अगर अपना फॉरेन एक्सचेंज को सुधारना चाहते हो, अपने फॉरेन एक्सचेंज के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, जिससे आप डिसएडवांटेज में भी नहीं रहो, तो आप डॉलर से अपने करेंसी को बैक करो। तो उन्होंने वही करना शुरू कर दिया, डॉलर से अपने करेंसी को बैक करना शुरू कर दिया, और वहीं पे ये एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया, जिसको कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। लेकिन आपको पता है कि 1971 में अमेरिका वियतनाम वॉर में कूद पड़ा था। अब क्या हो गया कि ये प्रॉब्लम वियतनाम वॉर 1971 में, जब वियतनाम वॉर में अमेरिका कूद पड़ा था, अब अमेरिका के रिसोर्स खर्च होने लगे, अमेरिका की इकोनॉमी डाउन जाने लगी, अमेरिका के पैसे खर्च होने लगे। अब क्या हो रहा था कि डॉलर की जो इतनी धूम थी वो धीरे धीरे अब डॉलर पे लोगों का शंका बढ़ने लगा कंट्रीज का। अब उन्होंने क्या कर दिया कि वापस गोल्ड मांगने लगे। जो डॉलर के बेसिस पे अपने नोट छाप रहे थे वो डॉलर देकर अमेरिका से वापस गोल्ड मांगने लगे। इससे अमेरिका बड़ा परेशान हुआ। उस समय अमेरिका मुकर गया, और उस समय अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे निक्सन जो थे, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया, और वो डिसीजन था डॉलर को उन्होंने गोल्ड से डीलिंक कर दिया। अब ये वो दौर था पूरे वर्ल्ड में फिर से एक बार फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि अभी तक तो फिक्स एक्सचेंज रेट पे चल रहा था गोल्ड की। डॉलर के जितना डॉलर वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में सर्कुलेट कर रहा उतना तो गोल्ड है अमेरिका के पास। लेकिन अब अमेरिका क्या कर रहा था कि भाई डॉलर ज्यादा प्रिंट करना पड़ा अमेरिका को वियतनाम वार को सपोर्ट करने के लिए, और इससे क्या हो गया कि गोल्ड कम होता चला गया। अब अमेरिका खुद प्रॉब्लम में पड़ गया, तो वर्ल्ड के सारे कंट्री को लगा कि यार अमेरिका खुद प्रॉब्लम में, कल हमारी करेंसी ऐसा ना हो कि जितना हमने डॉलर लिया उतना गोल्ड हमें मिले ना। वो अमेरिका को बार बार प्रेशर बनाने लगे गोल्ड हमें वापस दो। तो यहाँ पे अमेरिका एक नई चीज लेकर आया जिसको कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। वहीं से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये डिपेंड करेगा फिर वो रेशियो पे, वो मैं अलग से आपको वीडियो बना के समझाऊंगा कि फ्लोटिंग और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है। लेकिन आप ये समझ गए ना कि डॉलर की इतनी धूम क्यों है। डॉलर का सिर्फ इतनी धूम ये है कि फेडरल रिजर्व जो अमेरिका के पास है उसके पास गोल्ड बहुत ज्यादा है, तो डॉलर का के ऊपर भरोसा सबसे ज्यादा है पूरे कंट्रीज का, वर्ल्ड के सारे लोगों का, कि चलो डॉलर कल के डेट में मान लो मेरे पास बहुत पैसा, आज मेरे पास 1 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, 5 करोड़ हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, चलो भाई ठीक है रुपीज में है, मेरे बैंक में पड़ा हुआ। लेकिन अगर मेरे कल डेट में 500 करोड़ 1000 करोड़ होगा, फिर मैं सोचूंगा कि यार कहीं रुपीज कल के डेट में आरबीआई प्रॉब्लम में आ गई, गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी प्रॉब्लम में आ गई, तो फिर मैं सोचूंगा कि इसका एक पार्ट मैं डॉलर में रख लूं। समझ लो बात को? तो ये होता है डॉलर का धूम। तो दिस इज ऑल समथिंग अबाउट डॉलर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।